नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान मंथन पाठशाला में। शिक्षा से शिखर तक। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह है स्थित है? सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह है? बताइए। पोर्ट सईद, पोर्ट सुएज, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए। पोर्ट सईद, फिर से सुन लीजिए। पोर्ट सईद, पोर्ट सुएज, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन सही है, पोर्ट सईद। पोर्ट सईद फर्स्ट ऑप्शन सही है। सुएज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे मिस्र है और इधर भूमध्य सागर है और यहाँ लाल सागर। तो कह रहा है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है क्या? सुएज नहर, सुएज कैनाल जो है इन दोनों को जोड़ती है। और इसके उत्तरी भाग, यहाँ पे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पोर्ट सईद कहते हैं, ठीक है, पोर्ट सईद कहते हैं। और दक्षिणी भाग यानी जो लाल सागर है, ठीक है, उसका जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी भाग है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाल सागर का पोर्ट सुएज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट सुएज कहते हैं, ठीक है। तो पोर्ट सुएज हो जाएगा, ठीक है। लाल सागर के दक्षिणी पार्ट को, भाग को कहते हैं, और उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद कहते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बताइए। ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी मन्नार की खाड़ी, डी न्यू मोर द्वीप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये क्या है? भारत जो है, क्या कहते हैं, भारत का जो नक्शा है इसमें आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान, उत्तरी अंडमान, अंडमान सागर में स्थित भारत तथा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। पहला चीज़ तो यह, किस राज्य में? कर्नाटक में। और किस नदी पे है? शरावती नदी, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरावती नदी, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरावती नदी। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग सोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जायद की फसलें, जो जायद की फसलों का मुख्य प्रवर्धन काल पूछा हुआ है, कौन सा है? अक्टूबर से नवंबर, मार्च से जून, जुलाई से सितंबर, दिसंबर से फरवरी। तो बी ऑप्शन देख लीजिए, मार्च से जून के बीच में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। मार्च से जून गर्मी का मौसम के समय होता है। जैद फसलों, रबी फसल, ये तीन फसल में जो है भारत में उपजाया जाता है। रबी फसल, खरीफ फसल, जैद फसल। तो रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक, के बीच में जैद फसल आता है और इसमें उगाया किया जाता है, बताइए। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब उगाए जाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जादू जादूगोड़ा की खदानें पूरे भारत में किस अनमोल खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? थोरियम, यूरेनियम, कोयला, अभ्रक। तो जो बी ऑप्शन है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। बताइए जादूगोड़ा है कहाँ? जादूगोड़ा कहाँ पे है बताइए। जादूगोड़ा की खदानें कहाँ हैं? झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले, ठीक है, में स्थित जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खदान के रूप में प्रसिद्ध है, पहली यूरेनियम खदान के रूप। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निडरी, एनडीआरआई, भारत के किस शहर में अवस्थित है? ए करनाल, बी आनंद, सी लुधियाना, डी झांसी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा
ये करनाल, क्या हो जाएगा दोस्तों, करनाल हो जाएगा, ठीक है, करनाल। करनाल कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। और ये इसके बारे में समझ लीजिए, 1923 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना बताइए कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी, ठीक है, बेंगलुरु में हुई थी। और जिससे 1935 में 1935 नहीं, 1955 में क्या हुआ था, हरियाणा के करनाल में स्थापित उसको स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, 1955 याद रखिए, 55, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना को, कि मौलिक कर्तव्य को, बताइए किसे कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संविधान के मूल विचार, ठीक है, मूल्य दर्शन का सार निहित है, इसलिए इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कुंजी कहा जाता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता यानी सिटीजनशिप का प्रावधान किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो भाग 1 में, कि भाग 2 में, कि भाग 3 में, कि भाग 4 में, इन चारों ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। तो पहले भाग से ही पकड़ लीजिए, भाग 2 में, जब भाग 2 है में किया गया है तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, ए अनुच्छेद 19 ए 1 ए, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है, हमेशा प्रासंगिक रहा है। तो अनुच्छेद 19 के ये के फर्स्ट के ये के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई है। प्रेस जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, बताइए कौन करेगा, भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ये भी नहीं करेगा, वरिष्ठतम राज्यपाल ये भी नहीं करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए इसके लिए कौन सा कानून लाया गया था, कब लाया गया था, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया था, कब लेकर गया था, 1969 में लाया गया था, 1969 में लाया गया था। इसके अनुसार दोनों पद अगर रिक्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर कोई नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, लोकसभा में राज्यों के सीटों की जो बंटवारा होते हैं किस आधार पर आवंटित किया गया है, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, साक्षरता के आधार पर। तो बी ऑप्शन देख लीजिए, जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर किया गया। जनसंख्या का आधार कौन सा के आधार वर्ष लिया गया है, तो 1971 लिया गया है, ठीक है। आगे अभी और नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसको लेकर दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों में विरोध चल रहा है, ठीक है, अभी आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये जो है ये जनसंख्या के आधार पे किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे जो है जो स्टेट है यहाँ पे इनको अधिक सीटें मिल जाती, जबकि साउथ में जो कि समृद्ध अपने कहलाने वाले जो राज्य हैं, ठीक है, उनको सीटों की संख्या कम मिलती है, इसीलिए इसको लेकर विरोध होता रहता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में संसद के वित्तीय नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है, कौन सी समिति को माना जाता है, मतलब, ठीक है, संसद के वित्तीय नियंत्रण के बहुत सारे जो है क्या कहते हैं प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उसमें कई समितियां भी बनाई गई हैं, लेकिन एक समिति ऐसी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रभावी साधन के रूप में है, बताइए, लोक लेखा समिति, जिसे PSC कहते हैं, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति, क्या हो जाएगा दोस्तों, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स जो है कमेटी। ये क्या करती है, CAG की रिपोर्ट की जांच करके सरकारी खर्चों पर संसद की वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, ठीक है, संसद पे
की वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। बताइए इसमें कितने कितने मेंबर्स होते हैं? 22 होते हैं, ठीक है। और 15 और 7 में इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है जब राष्ट्रपति उनकी, ठीक है, नियुक्ति करता है। तो कौन कराता होगा? बताइए। भारत के राष्ट्रपति, संभव नहीं है हर जगह पहुंच के कराए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं। निवर्तमान राज्यपाल, ये भी नहीं। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनको ये कार्य सौंपा गया है, ठीक है, उनको ये कार्य सौंपा गया है। और ये बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद हमेशा याद रखिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन मिलान के लिए वैसे भी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो 159 अनुच्छेद 159, ठीक है, अनुच्छेद 159, ठीक है, 159 159, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं के शक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित? बताइए। नगर पालिकाओं के शक्ति और उससे उत्तरदायित्व से संबंधित है, ठीक है। बताइए। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में 8 ही अनुसूची थी, बाद में उसको 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया। इसमें जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची नगरीय पालिकाओं की शक्तियों उत्तरदायित्व से संबंधित, जबकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से है और 10वीं अनुसूची दल बदल से है, ठीक है। और नवी अनुसूची बताइए। सबसे पहले नवी अनुसूची को क्या कहते हैं? 1951 में जोड़ा गया, ठीक है। ये राज्यों को कुछ विशेष अधिकार देने की बात इसमें की गई थी। इसमें जो लैंड रिफॉर्म वगैरह की जो चीज़ें थी, कानून बना के इसमें डाल दिया जाता था, जिसकी जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ठीक है, इस मामले में उसकी समीक्षा नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में क्या कहते हैं, कई सारे ऐसे वाद में इस बात को स्पष्ट किया गया कि समीक्षा हो सकती है, अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसे खारिज किया जा सकता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि या अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान के किस भाग में एक संकल्प के रूप में वर्णित है? बताइए। मूलाधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के आप लोग फटाफट, ठीक है, कमेंट भी करते रहिए, ठीक है, जवाब देते रहिए, इससे मालूम चल जाएगा आगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको बार बार आप वीडियो देख कर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके जो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, DPSP, ठीक है। और DPSP के अनुच्छेद 51 में भाग 4 अनुच्छेद 51, ठीक है, में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? बताइए। भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाए गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 352 क्या है? बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 बताइए। 356 बताइए। राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और जो विकल्प हमारा सही होगा वित्तीय आपातकाल के लिए, नहीं, फिनेंशियल इमरजेंसी, 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल धौलावीरा अपनी किस विशिष्ट प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? पहली चीज़ तो ये है, ये धौलावीरा है कहाँ? गुजरात के कच्छ में, गुजरात के, ठीक है, गुजरात के कच्छ में, कच्छ कच्छ क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है बताइए? विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? ठीक है, मैसोपोटामिया क्या कहते हैं, कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से, कहाँ? मोहनजोदड़ो, ठीक है। उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है, यही सही है, उन्नत जल प्रबंधन सही है। उन्नत जल प्रबंधन। गोदीवाड़ा, गोदीवाला कहाँ से मिला है? लोथल से, गोदीवाड़ा लोथल, लोथल से मिला है। काश
नर्तकी की मूर्ति, ये भी क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा से। धौलावीरा से और क्या मिला है, ठीक है, धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगर नियोजन भी मिला है। त्रिस्तरीय, तीन स्तरीय, त्रिस्तरीय नगर नियोजन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है और किस देवता को समर्पित है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने? 10 मंडल हैं, ठीक है। तो किस मंडल में है बताइए ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ये तीसरे मंडल, ठीक है। किसमें? तीसरे मंडल, तीसरे मंडल में है। और किस देवता को समर्पित? सूर्य देवता। सूर्य देवता भी लिखा रहेगा या सविता? सविता मतलब सूर्य देवता, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा बताइए गायत्री मंत्र, हाँ ये भी कोई एक क्वेश्चन इस पे और बनता है। गायत्री मंत्र के, ठीक है, इसको रचयिता कौन है, इसको रचना करने वाले कौन है? महर्षि विश्वामित्र। कौन? महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र, ये भी याद रखिए, विश्वामित्र, ठीक है। महर्षि विश्वामित्र, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर में हुआ था बताइए? अयोध्या, श्रावस्ती, वाराणसी, काशी यानी वाराणसी, काशी, मथुरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वाराणसी यानी काशी, ठीक है, काशी में हुआ था। और भगवान पार्श्वनाथ का जन्म जो है काशी में हुआ था। और वहाँ के राजा उस समय कौन थे? अश्वसेन। कौन थे? अश्वसेन। अश्वसेन के घर में हुआ था, ठीक है। राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। क्या है? सर्प। प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, सर्प है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में विदेशी यात्रियों के प्रमुख विवरण में शामिल इंडिका का लेखक कौन है बताइए? इंडिका का फाहियान है, मेगास्थनीज है, कि ह्वेनसांग है, कि अलवर्नी है? तो आसान क्वेश्चन है, मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। और ये बताइए कि जो है क्या नाम है, इसमें कहाँ के थे? यूनानी। कहाँ थे? यूनानी थे। यूनानी शासक के, यूनानी किसी शासक, किस शासक के जो है ये राजदूत थे? तो सेलिकस निकेटर, सेलिकस निकेटर, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल किस महान शासक को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, प्राचीन काल के किस महान शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से नवाजा, ठीक है। और हर्षवर्धन, वर्धन यानी पुष्यभूति वंश के थे। कहाँ से? पुष्यभूति वंश, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है कल्चर वाले पार्ट से पूछ लिया जाता है। का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ठीक है, बताइए। चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव वंश। पल्लव वंश के महान शासक क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन, वर्मन प्रथम, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम को कड़ाई से लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? बताइए। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, एक बार यूपीपीसीएस किसी ध्यान नहीं आ रहा है, किसी साल एक क्वेश्चन पूछा था, बाजार नियंत्रण जो है व्यवस्था पर ही एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले कौन सा सुल्तान था जिसने पीडीएस सिस्टम लागू किया, जो आज का वो आधुनिक पीडीएस सिस्टम है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यही जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसी को जोड़ के पूछ लिया था कि पीडीएस सिस्टम, तो पीडीएस सिस्टम किसने लागू किया था? बताइए। बलबन के मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के सिकंदर लोदी। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको लागू किया। क्यों लागू किया था? इसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि उसको अपनी विशाल सेना को कम खर्च पे रखना था, ठीक है।
और जिससे क्या हो जाता है, कम खर्च पे रखना है तो उसके लिए क्या है, वस्तुओं के दाम तय किए और कठोर बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया, ताकि एक सुगठित सुनियोजित सैन्य व्यवस्था स्थापित की जा सके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध 1556 में किन दो योद्धाओं के बीच लड़ा गया, बताइए। तो बाबर और इब्राहिम लोदी नहीं, ये तो प्रथम युद्ध था। प्रथम पानीपत का युद्ध था, कब हुआ? 1526 में। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुआ। 1556 में कितने साल का अंतर है, देख लीजिए। ठीक है, लगभग 30 साल का अंतर है। ठीक है, 30 साल का अंतर, इस तरीके से याद कर लीजिए, याद करने का अच्छा तरीका है। 2656। और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में क्या हुआ था? तीसरा हुआ था, कब हुआ था? 1761, काफ़ी काफ़ी आगे हुआ था, 1761 में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा अकबर और हेमू। जब कहीं अकबर ना दिया रहे तो बैरम खां का नाम भी आता है कई बार, बैरम खां, क्योंकि बैरम खां अकबर के संरक्षक, ठीक है, अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में था। कई बार ये आ जाता है। हेमू, हेमू हेमू का पूरा नाम क्या बताइए? हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हेमू किसके खिलाफ लड़ रहे, किसके पक्ष में लड़ रहे थे? सूर्य साम्राज्य के सेनापति थे ये। हेमू क्या थे? सूर्य साम्राज्य के सेनापति थे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत यात्री कौन था? पहला पूछा है और जहांगीर के दरबार पूछा है, ध्यान रखना, पहला अंग्रेज दूत यात्री कौन था? तो सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, जॉन मिडन हॉल, पीटर मुंडी। तो इसमें हो जाएंगे विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंग। बताइए कब आया? 1608 में। 1608 में, 1608 में आया। और 7 साल बाद कौन आया बताइए? 7 साल के बाद में, यानी 1615 में कौन आया? 1615 में कौन आया? सर थॉमस रो आया। ठीक है, दोनों जहांगीर के सामने आए थे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1857 क्रांति के समय की बात पूछा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कौन था? जॉर्ज एनिसन, कोलिन कैम्पबेल, हेनरी लॉरेंस, ह्यूरोज। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, शुरुआती दिनों में अगर पूछेगा तो जॉर्ज एनिसन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कोलिन जो है कैम्पबेल जब चरम स्थिति पे था क्रांति, और उसके बाद तो बी ऑप्शन, यानी कोलिन कैम्पबेल जो है को इस मुख्य सेनापति बनाया गया था। तो भाषा पकड़िएगा, भाषा पे जाइएगा, तो यहाँ पे जवाब जॉर्ज एनिसन हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? वेलूर में, अडियार में, पुणे में, बैरकपुर में? तो अडियार में, चेन्नई। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की बात की रही है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की बात की रही है। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में पीबलाट्स और, ठीक है, और पीबलाट्स और मैडम वात्स्की ने मिलके ने किया था। ठीक है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में किया था। किंतु इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ लेकर चला आया? ठीक है, 1882 में कहाँ आ गया? 1882 में कहाँ आ गया? भारत में, यानी मद्रास के अडियार में। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे चल के थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत प्रसिद्धि दिलाने में किसकी भूमिका थी? एनी बेसेंट की। ठीक, एनी बेसेंट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? बताइए, उसका परिणाम पूछा हुआ है। समझौता हुआ 1916 में। बताइए, अध्यक्षता कौन किया था? बताइए, अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार। एसी मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था? जो कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब साथ में आए थे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही लगा लीजिए, सही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कई बार एक पूछ लिया जाता है कितनी बार गांधी जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो एक ही बार किया था,
और वो था बेलगाम अधिवेशन 1924। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में है। एक ही बार उन्होंने किया था, ठीक है, बेलगाम कर्नाटक, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण मिशन 1942 के प्रस्तावों को किसने एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, बताइए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ध्यान रखिए, सी ऑप्शन महात्मा गांधी हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक की बात किया जाएगा महात्मा गांधी। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है, और हालांकि किसी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, उसी में आगे चल के नेहरू ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक तो है, लेकिन किसका? एक डूबते हुए बैंक का। एक डूबते हुए बैंक शब्द उन्होंने जोड़ दिया था, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस प्रत को मुख्य रूप से सियाल कहा जाता है? बताइए, सियाल किसे कहते हैं? सियाल, भू प्रॉपर्टी, मेटल, क्रूड, आंतरिक कोर। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सियाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भू प्रॉपर्टी। सियाल का फुल फॉर्म देखिए, सी आर एस आई, सिल्का। क्या हो जाएगा? सिल्का या सिलिकॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिल्का, सिल्का, ठीक है, सिल्का। और एल एल्यूमिनियम, क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये दोनों की प्रधानता है, दोनों को मिला के सियाल कहा जाता है, ठीक है, दोनों को मिला के सियाल कहा जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में कृत्रिम उपग्रह को स्थापित किया जाता है? बताइए। वायुमंडल की कई परत हैं, जैसे क्षोभ मंडल शुरुआती 15 किलोमीटर तक, फिर क्या आता है? समताप मंडल, जिसको कि ओजोन मंडल कहते हैं, मध्य मंडल होता है, फिर मध्य मंडल से में, ठीक है, और आगे बहिर्मंडल हो जाता है, ठीक है, बहिर्मंडल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता क्या है, और यहाँ पे मध्य मंडल के बीच में एक आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल भी होता है। तो वो इसमें देख लीजिए कि वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है ये बहिर्मंडल, तथा ऊपरी आयन मंडल, यानी सबसे ऊपर जो बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर, और आयन मंडल, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में होता है, इसके बीच में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी विवर्तनिकी झील। देखिए पहली चीज़ तो यह है, ठीक है, पहली चीज़ तो यह है कि विवर्तनिकी झील है, ठीक है, विवर्तनिकी झील है। चूँकि ये भूकंप या क्या कह सकते हो कि जो है ज्वालामुखी वगैरह से जो बनते हैं, विवर्तनिकी झील है, वो वैकाल झील है। अब वैकाल झील कहाँ पे है? कनाडा में, कि रूस साइबेरिया में, कि संयुक्त अमेरिका में, कि युगांडा में? तो ये रूस में है, रूस के साइबेरिया में, ठीक है, रूस के साइबेरिया में है, ठीक है। ये जो है दुनिया के सबसे गहरी तथा आयतन के हिसाब से मीठे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। गहरी तो है, गहरी, लेकिन अगर आयतन वॉल्यूम ले लिया जाए उसके हिसाब से वैकाल झील क्या है? मीठा भी है, सबसे मीठा भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत की बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से किस किस प्रसिद्ध प्रायद्वीपीय भारत नदी को जाना जाता है? बताइए। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की लगेगा, की गंगा, अगर ये आ जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। और बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, इस तरीके से शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य? बताइए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। बताइए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सरिस्का कहाँ पे? अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। और रणथंभौर, बताइए, रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? सवाई माधोपुर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत में इस समय बाघों के लिए कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बनाए जा चुके हैं, ठीक है, कितने, उनकी संख्या कितनी हो गई है। हम आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 क्या कहता है? किससे संबंधित है?
जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय का प्रावधान करता है। बताइए, यूपीएससी से कि निर्वाचन आयोग से कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी से। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अनुच्छेद तो ठीक है 324, लेकिन भाग भाग 15, भाग 15। ठीक है, भाग 15 में क्या है, देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के गठन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब मास्टर ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये जो है मस्तिष्क के आधार पर स्थित, कहाँ पे स्थित है ये, मस्तिष्क के आधार में स्थित है ये पीयूष ग्रंथि। अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस तरीके से पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए किसका, समतल दर्पण की कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण की बेलनाकार। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण का प्रयोग बहुत कम जगह होता है, मैक्सिमम जगह उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और क्या कहते हैं, जो पीछे के दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, अगर रीज़न समझ में आ जाएगा तो हमेशा याद रहेगा। क्योंकि होता क्या है, दर्पण में वस्तु का सीधा भी दिखना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए, ठीक है, और बड़े क्षेत्र का दृश्य दिखना चाहिए। छोटा दिखे लेकिन बड़े क्षेत्र का दृश्य दिखे, वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इस तरीके से जो ड्राइवर होते हैं वाहनों के, उनको देखने में ठीक आसानी होती है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है। पहली चीज़ तो यह यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया, विटामिन सी, ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी और स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी रेटिनॉल की कमी से होता है। बताइए बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम बताइए पहले, रेटिनॉल है कि स्कर्विक एसिड है कि कैल्सीफेरॉल है कि टोकोफेरॉल है। तो स्कर्विक एसिड यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका विटामिन सी का नाम है। स्कर्वी, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग की पहचान क्या है, बताइए स्कर्वी रोग की पहचान क्या है। मसूड़े में क्या होता है, मसूड़े में खून की कमी हो जाती है, मसूड़े में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, मसूड़ा में सूजन आ जाता है। ठीक है, ऐसा लगने लग जाता है कि ब्लड अभी निकल आएगा। तो इस तरीके की जो सिम्टम्स होते हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति को स्कर्वी रोग है और उसके अंदर विटामिन सी की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बार जो है ये तमाम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को कई बार गलती भी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। जो ड्राई आइस है, शुष्क बर्फ, वास्तव में निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप है। ठीक है, किसका है, ठोस हाइड्रोजन का कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का कि ठोस नाइट्रोजन का कि ठोस ऑक्सीजन का। तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ठोस CO2 होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है, उच्च दबाव और कम तापमान पर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जम जाती है। ठीक है, और जिसे ठोस CO2 कहते हैं। ठीक है, उच्च ताप रहेगा, उच्च दाब रहेगा, क्या रहेगा बताइए, कम ताप रहेगा, तो इसके आधार पर ठोस बन जाता है। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, किस भाग में पाया जाता है, हमने अभी चर्चा किया था कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये 5 मंडल हैं, यानी वातावरण यानी कि वायु वायु के क्या कहते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उस तरीके से क्या कहते हैं, इसके लेयर पाए जाते हैं। तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में आता है समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत पाया जाता है। बताइए अगर परावैंगनिक किरण को ओजोन परत ना रोके तो क्या हो जाएगा,
स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे जीव जंतु, पेड़ पौधों, ठीक है, वनस्पतियों पे बुरा असर भी पड़ेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंत्र किस धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है? तो बताइए, गलनांक जिसका उच्च होता है, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। बताइए, टंगस्टन, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। बताइए इस कितना ताप ये जो है को बर्दाश्त कर सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कितना कितना कर सकता है? लगभग लगभग 3400। ठीक है, 3400। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का जमने मतलब ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन विटामिन मुख्य भूमिका अदा करता है, वो मुख्य भूमिका निभाता है? विटामिन का मुख्य भूमिका यानी कि ब्लड का क्लोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोटिंग नहीं होता है तो धीरे धीरे इंसान की डेथ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए अचानक, ठीक है, कहीं पे कट पिट जाए, ठीक है, तो थक्का बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हो सकता है? बताइए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, विटामिन के। विटामिन के सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन के सही जवाब हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? धोने के सोडे का सही रासायनिक, धोने के सोडे का सही रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? बताइए क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की जाए तो बाई जब लग जाएगा तो समझ लीजिए कि इसको खाने वाले सोडे को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा है तो बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे कहते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों पाठ्यांक बिल्कुल समान होते हैं? बताइए किस पर होता है? किस पर होता है? -40, यानी क्या हो जाएगा वो आंसर? -40। ठीक है, इसका एक सूत्र है, पता है आप लोगों को? सूत्र बताइए। C/5 इक्वल टू F-32 क्या कहते हैं, अपॉन 9। इसी पे, ठीक है, फ़ारेनहाइट हाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट करके मान निकाला जाता है। तो -40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -40 हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। 23, 44, 46, 52। यहाँ पे गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछा है, ना कि जोड़ा पूछा, ध्यान रखना। अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। और अगर कुल पूछेगा तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, 46 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? बताइए। लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1928 में किया था। ठीक है, 1928 में किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की मानक इकाई क्या है? बताइए। हर्ट्ज है कि डेसिबल है कि वाट है कि पास्कल है? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन डेसिबल, बी ऑप्शन डेसिबल। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। ठीक, और बताइए, हर्ट्ज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। ये किसका है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए बायोगैस
या गोबर गैस का मुख्य घटक प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन सा होता है? बताइए। एथेन, मेथेन, प्रोपेन कि ब्यूटेन? बताइए। बायोगैस आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके गांव घर में होगी ही। बताइए उसमें कौन सा मेथेन पाया, कौन सा गैस पाया जाता है? तो लगभग 75 से 50 से 75 के बीच में, 50 से 75% के बीच में क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं? ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बताइए, यहाँ पे नाभिक पूछा है, न्यूक्लियस पूछा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में तो क्या पाया जाता है? ठीक है, एन पाया जाता है, एन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है, जो होता है इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, इस पे प्लस का चिन्ह होता है, यानी धनात्मक होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाभिक के अंदर पूछा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन को देखा। 50 क्वेश्चन के साथ में कुछ और अन्य क्वेश्चन को भी देखने का हम लोगों ने प्रयास किया है। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों व विस्तृत व्याख्या के लिए ज्ञान मंथन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ज्ञान मंथन पाठशाला, शिक्षा से शिखर तक। धन्यवाद।